अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। हुकूमत की जानिब से अनाउंसमेंट्स की गई हैं कि कैसे हमने पैसा बचाना है। जब से ये मशरक़ वुस्ता में जंग शुरू हुई है, पेट्रोल की कीमत ऊपर गई, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब टीवी पे आए और उन्होंने बताया कि कितने मसाइल हैं, ये काम करेंगे, ऐसे हम गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे, इधर यहाँ पैसा बचाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पहले हम कोई तरक्की याफ्ता मुल्क थे, 2 दिन पहले तक अचानक हम गरीब हो गए। भाई ये सारे मसाइल तो बरसा बरस से चलते आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं ये बचत की जा रही थी? असल क्वेश्चन ये है कि ये इस तरीके से पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है, इस तरीके से पेट्रोल दिया क्यों जा रहा है कि अगर अब हम इतनी कटौती कर रहे हैं तो पहले क्या हमें इसकी जरूरत नहीं थी? अब कहा जा रहा है कि गैर मुल्की दौरों के ऊपर पाबंदी होगी। पहले जो गैर मुल्की दौरे किए जा रहे थे वो किस खुशी में किए जा रहे थे, उसका खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा था? तो हम अचानक कोई गरीब तो नहीं हो गए ना। हम तो अपना बजट भी IMF से पैसे लेके बनाते हैं। हमें तो वर्ल्ड बैंक बताता है कि आधी आपकी आबादी जो है उसको इस खुराक का मसला है, मुनासिब खुराक उनको नहीं मिलती। तो ये बचत जो की जा रही है उसकी आप तारीफ जरूर करें, अच्छी बात है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पिछले 4 साल से क्यों नहीं की गई? ये कोई आज तो हम गरीब नहीं हुए। अब दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा यह जा रहा है कि इतने % पेट्रोल कम खर्च होगा, इतने % गाड़ियां कम हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे बचत होगी। अब बड़ा क्वेश्चन यह है कि इससे कितनी बचत होगी? हुकूमत को एक फिगर बताना चाहिए कि इस वक्त हमारा खर्चा मिसाल के तौर पे 100 अरब है और ये बचत जब हम करेंगे तो हमारा खर्चा हो जाएगा 60 अरब और हम 40 अरब तकरीबन बचाएंगे। ये मैं एक ऐसे फिगर्स कोट कर रहा हूं। जो पैसा बचाया जाएगा वो जितने भी अरब है, फिर वो पैसा खर्च किधर होगा? जो पैसा आप बचा रहे हैं अगर वो दोबारा आपने अपने नए जहाज खरीदने पे लगाना है फिर तो कोई फायदा नहीं। या तो आप हमें बताएं कि ये जो बचत हम कर रहे हैं इससे इतने अरब का फायदा होगा और इस पैसे से हम अवाम को पेट्रोल में, दीगर चीजों में सब्सिडी देंगे, रिलीफ देंगे। तो ये चीज हुकूमत की जानिब से क्लियर करने की जरूरत है। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। आज एक दफा फिर खान साहब की जमात की क़यादत भी वहां पे मौजूद थी, उनकी बहनें भी मौजूद थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जब से यह खबर आई है कि खान साहब की आंख के कुछ मसला है, उनको अस्पताल लाया गया, उसके बाद से आज तक ना खान साहब की बहनों की मुलाकात हुई, ना उनके डॉक्टर्स की मुलाकात हुई, ना उनके लीडरान की मुलाकात हुई। क्या वजह है कि हुकूमत ये मुलाकात क्यों नहीं करवा रही? इसके ऊपर भी बात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जो जारी जंग है, सदर ट्रंप की जानिब से जो गैर कानूनी जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है, आने वाले दिनों में उसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ सकता है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मुआविन खुसूसी बराए-ए-आज़म जनाब हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जनाब शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, पहला आपसे सवाल कि ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, अब ये हुकूमत बचत कर रही है, ये कितना पैसा बचेगा? और जो ये बचत होगी, जो पैसा बचाया जाएगा कि 4 दिन काम होगा, ऑफिस बंद रहेंगे, गाड़ियां कम इस्तेमाल होंगी, वो पैसा बचत वाला फिर कहां पे इस्तेमाल होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए खाकसार को मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे जो भी मेरा वक्त बनता है 1.5-2 मिनट या 3 मिनट मुझे पेशेंट ऑडियंस देंगे तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूँगा। पहली बात तो ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहता हूँ, सूबाई चीफ मिनिस्टर से भी अक्सर औकात बात होती है, आज भी कैबिनेट मेंबर्स से बात हो रही थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हम इकट्ठे थे कहीं पर। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर तो कोई वज़ीर काम करता है, कोई पार्लियामेंटेरियन असम्बली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है तो उसका हक़ है कि उसे तनख्वाह भी मिले, मुनासिब वसाइल भी दिए जाएँ। लेकिन अगर कोई बंदा काम नहीं करता, वजारत के दफ्तर में नहीं आता, सिर्फ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहा है, फिर वो अपनी जेब से भी अगर खर्चा कर रहा है तब भी रियासत पे बोझी है। तो बात यह कि मैं खुद फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन सर्व कर रहा था तो मैं तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए मेरी कोई 4 साल की सैलरी बनती थी, मैं सारी सरेंडर कर आया था। MP1 मैक्सिमम मैंने सैलरी नहीं ली थी, लेकिन मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट ने एक दिन कहा कि इसका मतलब यह है कि मेरे पास जितने भी MP स्केल के लोग आते हैं वो तो आती तनख्वाहों के लिए हैं। मैंने कहा ये पैरामीटर नहीं है कि मैं तनख्वाह नहीं ले रहा तो कोई भी ना ले, जो रिस्क हलाल हासिल करता है मेहनत करने के बाद उसको मिलना चाहिए, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो बात यह है कि तनख्वाहें लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल तकरीर की, एक तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वाजे करना चाहता हूँ कि PM साहब ने कोई 12 या 13 चीज़ें बताई हैं जो ऑस्टेरिटी मेयर्स के तौर पर उन्होंने। एक तो अर्ज ये कि उसमें से 90% चीज़ें ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की हुई हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इकॉनमी क्लास में वुज़रा सफ़र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्लिगेटरी विजिट्स, जो कि ऑब्लिगेटरी इन सेंस कि जो हमारे दो तरफा ममालिक के ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसके अलावा नॉन ऑब्लिगेटरी विजिट्स बैन है कंप्लीटली। वजारतों के अंदर हर तरह की जो परचेज है,
चाहे वो फर्नीचर की परचेज हो, एयर कंडीशन की परचेज हो, या कोई भी चीज जो पूरा आसाइश चीजों में आती है वो मुकम्मल बैन की गई है। वफाकी वुजरा की अनलिमिटेड लिमिट हुआ करती थी, फ्यूल फ्लीट कार्ड जो उन्हें दिया जाता था कैबिनेट डिवीजन की तरफ से, वफाकी वुजरा को 300 लीटर पे महदूद कर दिया गया, जो ना होने के बराबर, यानी 70, 80, 90 हजार रुपए का फ्यूल। वफाकी वुजरा के जितने भी घर हैं, हर वजीर अपने घर का किराया वो पे कर रहा है जो कि F6 में घर का किराए का रेट है, वरना मिनिस्टर एन्क्लेव में घर का किराया नहीं होता था, आपके एंटाइटलमेंट में शुमार होता था। आपके यूटिलिटी बिल्स, मैं खुद अपने बिजली का बिल और गैस का बिल अपने मिनिस्टर एन्क्लेव के घर का पे करता हूं। बात यह है कि हाँ, ये जरूर है कि पीएम साहब ने इसका दायरा का जरा वसी किया है, इसे एक्सपेंड किया है कि बिला वजह मजीद आपको अफ्तारियां ना करें। सिविल सर्वेंट से इसका दायरा कार बढ़ाया है और ये कहा है साथ कि जो हमारी आखिरी बात, जो हमारी वजारतों के जेली इदारे हैं, जो वो जेन्युइन भी अपना एक्सपेंस कर रहे हैं, वो फ्यूल पे भी कट लगा दिया 50%। पर ये जो बचत होगी ये खर्च की होगी, ये अब अहम बात ये कि पीएम साहब ने खुद मीटिंग चेयर की, उसमें उन्होंने वाजे कहा, हालांकि ये एक आटे में नमक वाली बात है, हमारे कई दोस्त पीटीआई की कह रहे हैं कि 2 महीने की तनख्वाह 4-5 करोड़ बनती है। मैंने पहले कहा कि ना भी करें तो कोई वो नहीं बता, लेकिन फिर भी बेसिकली इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक दिया गया तो एक चिड़िया आती थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, चोंच से पानी फेंक देती थी। इब्राहिम ने कहा पगली, ये आग आसमान से बातें कर रही है, तेरी चोंच से कैसे बुझेगी? तो चिड़िया ने कहा मुझे भी पता कि मेरी चोंच से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं चाहती हूं मेरा शुमार रोजे महशर आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा शुमार इस महंगाई के खात्मे में अपना कंट्रीब्यूशन करने वालों में हो, ना कि कंट्रीब्यूशन को जो काउंटर करने वालों में हो। तो आखिरी लफ्ज, दूसरी बात यह कि पीएम ने वाजे कहा है 2 बातें, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ऐसा खबर दे रहा हूं। एक तो पीएम साहब ने कहा कि जितना भी वसाइल बचेंगे, ये बाकायदा तौर पर हमने इसके बाद पब्लिक को रिलीफ भी देना है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो ये कीमतें क्यों बढ़ाई गई, एकदम इसलिए बढ़ाई गई कि पता नहीं था कि आलमी मार्केट में पता नहीं क्या होता है, $200 फी बैरल पे बात ना चली जाए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाजे कहा है कि अगर ये कीमत 110 या 120 तक जाती है तो हम कोई फर्दर बोझ पब्लिक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो हम खुद बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हाँ, अल्लाह ना करे अगर जंग का दायरा कार वसी होता है, 150 या 200 पे जाती है, फिर तो आप दोस्त भी कह रहे होंगे कि मुल्क दिवालिया ना हो जाए, बैंक करप्ट ना हो जाए, IMF का प्रेशर है, IMF का कर्जा उठाना है, तो आप कीमतें जरूर बढ़ाएं। तीसरी आखिरी बात यह कि दूसरे वजीर साहब ने कहा है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को वाजे कहा है कि जिस तरीके से 50-55 रुपए का एकदम इंक्रीज हुआ है, जैसे हालात बेहतर होते हैं तो इसकी कीमतें इतनी ही रेशो से कम करेंगे। और पीएम ने कमेटी बनाई है जो कि ये मॉनिटर करेगी कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो बसों के किराए आसमान पे जाते हैं, बाकी चीजें आसमान पे चली जाती हैं, कम से कम कीमतें कम होने पर भी वापसी का रास्ता अख्तियार करें। अभी देखें कीमतों की आपने बात की, इस वक्त जो इस्लामाबाद से जाती थी बस भावलपुर, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, हमारी टीम में एक लड़का है, उसने हुज़ैफा, नहीं हुज़ैफा नहीं, हंजला, वैसे तो आप भी लड़के ही हैं, कोई ऐसी बात आप देखें ना, आपके लबों पे भी हमारा नाम है, किसी का नाम लूं तो लब पे तेरा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। क्या बात है। तो अब वो, मैं उस बच्चे से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि उसका किराया 2600 रुपए से बढ़ के 3400 रुपए हो गया, तो आम बंदे को काफी ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। शायद खटक साहब आप मुतमईन हैं जो हुकूमत के स्टेप्स हैं जो हुज़ैफा साहब ने एक्सप्लेन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हुज़ैफा साहब पहले ये बता देते कि इनकी चीफ मिनिस्टर, उनका एक बड़ा मशहूर क्लिप है कि जब तेल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर, जब आटा महंगा होते हैं तो वज़ीर आज़म चोर। और नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के फरमा रहे थे कि जी रात की तारीकियों में एटम बम गिराया गया। वो सारे ऑन रिकॉर्ड इनकी चीज़ें पड़ी हैं। पहली बात ये कि अगर इंटरनेशनल आप प्राइजेस उठा के देख लें और आप एक कंपैरिजन चार्ट बना लें आसान तरीके से, हमारे दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस टाइम इंटरनेशनल प्राइसेस क्या थी और हम पाकिस्तान में क्या प्राइस दे रहे थे पाकिस्तानी कौम को, आज इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है और हुकूमत क्या पे कर रही है। देखिए इस वक्त इन्होंने 1 फी लीटर में ये 71-72 रुपए लेवी के मद में ले रहे हैं। 71-72 रुपए पेट्रोलियम लेवी के मद में पाकिस्तानी कौम का चमड़ा वो दे रहे हैं। नंबर 1, उसमें सेल टैक्स डाल दे, उसमें दीगर टैक्स डाल दे। अब तो लेवी 100 रुपए के करीब, अच्छा अभी 100 रुपए की है, तो अगर 350 रुपए या 345-50 रुपए का फी लीटर है, 100 रुपए आप मेरे चमड़े से वो दे रहे हैं, तो कम खाएं। क्या ये पाकिस्तानी कौम आपको इसलिए टैक्सेस देगी क्योंकि आपने लंदन के अपार्टमेंट चलाने हैं, क्योंकि आपने मैफर के अपार्टमेंट खरीदने हैं? एक सुबह जिसका हेलीकॉप्टर गिरा ड्यूरिंग सैलाब फ्लड में, वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा वो हेलीकॉप्टर नहीं खरीद रहा जो क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ वहां पे मरियम नवाज साहिबा अपने लिए, अपनी काबीना के लिए जेट जहाज 12 अरब रुपए का जेट जहाज खरीद रही है। हमारे कौम के पास खाने के पैसे नहीं है, चाय के पैसे नहीं है। ये देखिए, ये
इसके आफ्टर शॉक अगले हफ्ते तक आपको नजर आएंगे। ये जब लोग शहरों से अपने गांव की तरफ ट्रेवल करेंगे, जब वो कोचेज में बैठेंगे, जब वो डब्बे पे बैठेंगे, तो पहले किराया कितना था, 100 रुपए, जब उनके कीजिए 1000 रुपए किराया, तो आपको लग पता चल जाएगा इस वक्त लोगों के घरों में फाका पड़ गया है। चिंची चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जो आम लोअर मिडिल क्लास, जो उसी तेल के ऊपर 400-500 रुपए कमा के अपना अफ्तार और सेहरी कर रहा था, वो बेचारा उसने अपना रिक्शा खड़ा कर दिया है और कहते हैं कि जी ये पैसे जो है ऐसे हम कोई इनकलाब ले आएंगे। ये इन्होंने जंग की वजह से नहीं किया, ये IMF की शरायत इन्होंने मानी है। ये वो शरायत जो 5300 अरब रुपए ये लोग खा गए और इन्होंने खुद एडमिट किया। ये ऐसा नहीं कि IMF ने कहा, बल्कि इन्होंने खुद जमा कराए कि जी हाँ सर, हम 5300 अरब रुपए सिर्फ खा गए हैं, तो ये हम आपको पेश कर रहे हैं। बाकी जो चीजें थोड़ी बहुत हमने खाई हैं उसमें फिलहाल आप थोड़ा सा पर्दा डाल लें, वो बाद में बता दें। इस दफा जब IMF की दूसरी रिपोर्ट आएगी ना, तो अतर भाई पाकिस्तानियों के आंखें जो है वो खुल जाएंगी। इन्होंने, और ये फरमाते क्या है कि जी अगर ये ऐसा ना होता, 40 साल से ये इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, 40 साल इस मुल्क को रूल किया, कर्ज तलो डबोया, हर वो चीज की जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ इनके दौरे हुकूमत में, और अब कि जी हमने हॉस्टिलिटी मेजर अडॉप्ट कर लिए। अच्छा अभी 2 दिन स्कूल बंद हो गए, अच्छा बंद हो गए, इसका कितना इंपैक्ट आएगा। अच्छा 2 दिन दफ्तर बंद हो गए, अच्छा इसके, और मजे की बात, मैं तो जुम्मे की छुट्टी की इसलिए भी खिलाफ हूं कि अगर आपने जुम्मे की छुट्टी कर दी ना, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन पे सरकारी अफसर जाएंगे, सैर सपाटे करेंगे, मंडे को जी वो मैं लेट हो गया, 4 दिन आपका पूरा निजाम टप हो जाएगा और वो सैर सपाटे जाएंगे, वो आप मजीद तेल लगेगा, अपने दफ्तर में बैठे होंगे तो शायद उनका थोड़ा सा आप इससे मुतमईन नहीं है फिर इनकी जो भी ये क्या, ये तो मैं इसको मैं अब क्या कहूं। लेकिन सिर्फ एक चीज मुझे अगर हुजैफा साहब क्लियर कर दे कि जो मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया था कि अगर तेल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, तो क्या अब उनका चाचा चोर है या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं, मलिक साहब, वज़ीर आज़म यूगोस्लाविया का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। आप मलिक साहब से हुए फिर मैं तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि जी मलिक साहब आपने गुफ्तगू सुनी, मेरा क्वेश्चन वही है कि आपको लगता है कि ये जो कफायत शारी की मुहिम है इससे आम पाकिस्तानी को कोई फायदा होगा और जो पैसे बचाए जाएंगे, हो सकता है कि पेट्रोल पे पाकिस्तानियों को सब्सिडी वगैरह मिल जाए? देखिए बुनियादी बात तो यह है कि इस किस्म की ऑस्टेरिटी मुहिम जो है वो चलाई जानी चाहिए। मैं इसकी हमायत में हूँ। मैं समझता हूँ कि जब क्राइसिस आता है, जंगी हालात हो मुल्क के अंदर और मुल्क के अंदर माहौल ऐसा बने कि महंगाई का तूफान आ सकता है, तो हुकूमत को इस किस्म के इकदाम के ऐलानात करने चाहिए। आप देखें सरकारी अफसरान की, अगर आप फ्यूल जो है अलाउंस कम करते हैं, हुकूमत के अलाउंस कम करते हैं, अखराजात आप कम करते हैं, फिर आप थर्ड पार्टी ऑडिट की बात भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि वज़रा डेली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स भी जमा करवाएंगे कि जनाब उनके इन इकदाम के नतीजे में बचत कितनी हुई है, तो मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। और किसी भी हुकूमत को जब इस किस्म के मुश्किल हालात आते हैं, उसे अपने अवाम के साथ खड़ा होने के लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं जिससे एक माहौल पैदा होता है कि नहीं ठीक है, लोगों के अंदर वैसे ही गुस्सा होता है हुकूमत के खिलाफ कि अशराफिया की हुकूमत होती है, हुकूमत हमारे यहाँ हमेशा से उमरा की हुकूमत होती है और लोग अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। इन हालात में अगर हुकूमत ये कहे कि वो कोई बचत के इकदाम कर रही है, तो लोगों के अंदर जो है एक उम्मीद की किरण जरूर जागती है। रही बात जिसका जिक्र शायद खटक सब कर रहे हैं, देखें इस मुल्क की बदकिस्मत सियासत ही ये है, जब आप अपोजिशन में होते हैं आपका मौकफ कुछ और होता है, जब आप हुकूमत में होते हैं आपका मौकफ कुछ और होता है। और हमारी सियासी जमातें, सारी सियासी जमातें, मैं किसी एक की बात नहीं करता, वो इमोशंस के ऊपर खेलती हैं, वो नारे लगाती हैं, वो दूसरे को जब इक़्तिदार से निकालने के लिए मुहिम चलाती हैं तो उनको अवाम और गरीब बहुत याद आते हैं। फिर उनको ये याद आता है कि हुक्मरान चोर होते हैं, फिर उनको ये याद आता है कि रातों रात पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर उस वक्त की जो अपोजिशन होती है वो उन इसी किस्म का जवाब उनको दे रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इमोशंस की सियासत है ये पॉपुलर सियासत है। लोग खुश होते हैं, लोग भी, पब्लिक भी खुश होते हैं कि हमारे लीडर जो हैं वो अपने मुखालफिन को कैसे ललकार रहे हैं। देखिए ये जो बयानियां बनाए जाते हैं ना, ये वही बयानियां, हम कहते हैं जी बयानियां हुकूमत का नहीं चल रहा, बयानियां PTI का चल रहा है, अपोजिशन का चल रहा है, कभी कहते हैं जी इसमें हुकूमत ने बयानियां बना ली है। बयानियां क्यों बनाया जाता है? बयानियां आवाम को उसकी जो परेशानियां होती हैं, उसकी जो मुश्किलात होती हैं, उससे नजरें हटाने के लिए बनाया जाता है।
ताकि लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए। लोग इसी बात में उलझे रहे कि जनाब शायद खटक साहब ने आज देखे ना हुज़ैफा रहमान साहब के साथ क्या कर दिया, हुज़ैफा साहब ने जो है खटक साहब के साथ क्या कर दिया। कंक्रीट बात और कंक्रीट सियासत, अवामी मसाइल और हक सच की बात हमारी सियासी जमातें न करती हैं, ना अपने मंशूर के ऊपर अमल दरामद करते हुए पब्लिक के सामने लेकर आती हैं। अभी मैं शायद खटक साहब हमारे भाई हैं, उनकी बात सुन रहा था। एक नारा आप भी सुनते हैं, आपके प्रोग्राम में भी मैं हर रोज देखता हूं, हर प्रोग्राम में कह दिया जाता है जी कि 40 साल से हुक्मरान जमात, यानी नवाज शरीफ साहब को कहा जाता है कि जी इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो 40 साल से हुक्मरान है। 1983 में नवाज शरीफ वजीर खजाना बने पंजाब के, 85 में वज़ीर आला बने, 88 में इंतखाबात हुए 3 और 2 5, 88 में अपोजिशन में चले गए, 90 में इक़्तिदार में आए, 93 में फारग हो गए, 5 और 3 8, 97 में आए, 99 में फारग हो गए, 10 साल। उसके बाद 2008 से लेके 2018 तक मुस्लिम लीग नून की पंजाब में एक दफा और एक मरकज में हुकूमत रही। ये बन गए 20 साल। 40 साल मुझे बना के दिखा दें शायद खटक साहब किसी दिन किसी प्रोग्राम में बैठ के कि नवाज शरीफ की जमात ने 40 साल हुक्मरानी की हो। ये 20 साल भी बड़े हैं, 20 सालों में भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए था। कुछ के वो दावेदार हैं कि हमने कर दिया, लेकिन जब हम बयानिया बनाते हैं ना, बयानिया झूठ पर मबनी होता है, बयानिया इमोशंस पर मबनी होता है, बयानिया के अंदर जज्बात होते हैं। और मेरे ख्याल में सियासी जमातों को जज्बात से निकल के कम से कम अपनी परफॉर्मेंस बतानी चाहिए। मुकाबला होना चाहिए सोहेल अफरीदी साहब का और मरियम नवाज साहबा का, मुकाबला होना चाहिए यसुद मुराद अली शाह साहब का और जनाब सरफराज बुगटी साहब का। लेकिन मुकाबला यहाँ क्या होता है? एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, एक दूसरे को गिराने की बातें, एक दूसरे की जो माजी के जो उनकी तकारीर ये दिखाते हैं, इनकी तकारीर वो दिखाते हैं। ये इसके अलावा सोशल मीडिया पे कभी आपको कोई ऐसी बहस होती हुई दिखाई नहीं देगी जिसके नतीजे में हुकूमत को अपोजिशन जो है वो कटहरे में खड़ा करे। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि हुकूमत से पूछा जाना चाहिए, अखराजात बताएं हमें। हम क्या बहस कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्यों ले लिया, हम क्या कह रहे हैं, हवाई जहाज क्यों ले लिया। भाई अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हेलीकॉप्टर के बगैर सफर करते हैं तो इसका मतलब यह है सूबे की गवर्नेंस, सूबे की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। किसी वज़ीर आला के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सुबह निकले और पूरे सूबे से जो है वो मामलात दे के शाम को वापस आ जाए। यही हमारे गवर्नेंस के मसाइल हैं। अगर बलूचिस्तान से वज़ीर आला ने इस्लामाबाद आना है तो उसे अपना त्यारा चाहिए। सिंध से किसी ने आना है पैक्स कमेटी में शिरकत के लिए या सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी के लिए, उसको त्यारे में आना है, शाम उठ के कैसे आएगा कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर। ये हमारे मसाइल जो हैं ये नहीं है, हमारे मसाइल हैं जो मशहूर सियासी जमातें देती हैं उस पर अमल दरामद करें। ठीक है, पर उसमें मलिक साहब बात यह है ना कि ये अवामी पैसे से जब ये चीजें खरीदी जाती हैं तो कम से कम अवाम को बताया जाए। ये अवाम का राइट है ना कि अवाम को पता हो कि किसने क्या खरीदा है उनके पैसे से। यहाँ पे बताया भी नहीं जाता और मुख्तलिफ किस्म की खबरें दी जाती हैं। कोई कहता है एयरलाइन जारी कर रहे हैं, कोई कहता है कुछ और शुरू होने वाला है। पर एनीवे मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़फ़र साहब आप इस पे कमेंट कीजिएगा। और जो ये खर्चे होते हैं, जो सरकारी खर्चे, हमें नहीं नजर आया कि ये न्यूयॉर्क के डीसी का घर है 200 कनाल पे, ये मैड्रिड के मजिस्ट्रेट साहब जा रहे हैं, ऊपर बत्ती लगी हुई है, डाला है उनके साथ। ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत क्या है? जी आल्टो इनको लेके दें ताकि ये लोग भी घर में बैठें और जितना पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके मुताबिक खर्च किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं सारी चीज़ें जो मेरे भाई खटक साहब ने कहीं तो मैं उन्हें रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो कहते हैं ना बात बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश तुम पूछो कि मुद्दा क्या है। पहली बात तो ये कि आपका लीडर जो है वो तो अखलाकियात के बड़े ही बुलंद पाया मकाम पर था। आपने जो बातें की मैं सबको एक एक करके रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर ईरान से जंग छिड़ गई तो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें कहाँ जाएंगी, या मरियम साहिबा ने कुछ सियासी बात की। लेकिन बात यह कि पैरामीटर तय कर लेना कि अगर हमने सियासी तनकीद की तो आप आज सियासी तनकीद कर रहे हैं, या फिर आप वाकई रियासत मदीना वाले हैं और सादी को अमानत की बुलंदी पर बैठे हुए हैं और आज फिर आप ये करेज करें। अगर मैं आपकी जगह होता है करेज करता मैं कि जी उस वक्त PMLN ने गलत तनकीद की थी और हमारे पर मुआशी बोझ था, IMF की शरायत हमने पूरी करनी थी, इसलिए कीमतें बढ़ाई और आज हम नून के साथ खड़े हैं इस इखलाकी ग्राउंड पर कि इन्होंने भी वो लोन वापस करना है जो हमने लिया था। फिर 150 के ऊपर हमने पेट्रोल रोक दिया, वो प्रोग्राम मुअत्तल हो गया। फिर प्रोग्राम बहाल जब हुआ तो IMF के घोड़े पकड़ के प्रोग्राम बहाल हुआ और IMF ने अपनी मर्जी की हमसे शरायत मनवाई
पेट्रोलियम लेवी को हमें आज 100 रुपए में ले जाना पड़े तो लेवी हमारी जेब में नहीं आती। एफबीआर का जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वो चारों सूबों में तकसीम होता है एनएफसी अवार्ड में, लेकिन जो हम लेवी जो लेते हैं ये लेवी डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास रह जाती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास इस पैसे को खर्च करने के क्या क्या जरिए हैं? पीएसडीपी है, हमारा पीएसडीपी जीरो पड़ा हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। एनएचओ को हमने 1 रुपया नहीं दिया। ये पैसा दरअसल हम उस आईएमएफ को लौटा रहे हैं जिस आईएमएफ को आपने नाराज कर दिया था, और उस आईएमएफ की वजह से हमारे ब्रादर ममालिक भी हमसे नाराज हो गए थे कि अगर जो मालियाती लोन का इदारा है, अगर आपके मुल्क का वज़ीर आज़म उनसे मिसकमिटमेंट कर सकता है, उन्हें डॉज कर सकते हैं, तो बाकी ममालिक क्या बेचते हैं? अब मैं आ रहा हूं, मेरा टेम्पो ना तोड़े क्योंकि मैंने चले बोले। अच्छा, दूसरा गुजारिश इन्होंने कही कि जी ये जितनी भी इन्होंने बातें कही कि पीएमएलएन के मियां नवाज साहब का बताया कि उन्होंने जो है स्टेटमेंट वगैरह दिया, तो बात यह है कि या तो आज आप ये करेज करें, ये कहें कि जी उस वक्त पीएमएलएन ने गलत सियासी बयान दिया था, मैं इतनी करेज रखता हूं, मैं आपके सामने कहूंगा जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन फिर ये भी कहें कि आज जो पीएमएलएन कर रही है, जो हम काम कर रहे हैं, हम भी सियासी काम गलत कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि उस वक्त आपने गलत किया था? पहले इनसे मनवाए ना, अच्छा इनसे शुरू करें। मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू तो नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने और आप सब सवाल कर ले मुझसे। मैं सवाल ये कर रहा था कि देखें, जो जिस तरह आपने कहा कि पैसा जरूरत होता है, खर्च करना पड़ता है, ये जो पैसा है जो लेवी का, ये किधर खर्च होता है? और दूसरी बात ये है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, अभी तक पाकिस्तान की मेरे ख्याल में वो शिपमेंट नहीं पहुंची जो हमने महंगा तेल खरीदा है। इस पे मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा क्योंकि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर फॉर पेट्रोलियम भी इसमें उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। मतलब वो जो बता रहे हैं कि जो आपने उसकी कीमत बढ़ा दी, तो मैं बता देता हूं किसी ने तो मुनाफा कमाया। नहीं, मैं आपको बताया तो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है, ये कारखाने हुकूमत है, इनको भी पता है। ये आज एक जमात के जो अपोजिशन की बड़ी जमात है उसके पार्लिमानी लीडर हैं। बात यह कि जब हम पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए होते हैं तो हम सही बात करें। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर 28 दिन के रिजर्व्स की बात जो आप राना सनाउल्लाह से मुतालिक कर रहे हैं, राना साहब ने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन वो रिजर्व्स हुकूमत पाकिस्तान के नहीं है, वो रिजर्व्स उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हैं जो कि फ्यूल खुद इंपोर्ट कर रही होती हैं। अब हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कहते हैं कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को टेक ओवर कर लेते, तमाम मुल्क के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, चाहे वो 1.5 लाख क्यों ना है, उन्हें टेक ओवर करके और हम इंश्योर करते हैं कि फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाएं। सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हमें चीफ सेक्रेटरी केपीके ने की, सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप माफिया ने वहां पेट्रोल पंप बंद किए, और जेन्युइन बात है, नाहली नहीं है ये। सिंध में हुए, देन पंजाब में हुए। हमने क्या रास्ता निकाला? हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बुलाया और उन्हें हमने कहा कि बात यह है कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाना है। उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमने एक आईफोन 6 लाख का खरीदा है, इंटरनेशनल मार्केट में 8 लाख का हो गया, तो हम 8 लाख का बेचेंगे। हमने उनके साथ तय किया, हमने कहा नहीं, ये काम आप ना करें। एक तो आप जो रसद है उसको ना रोकें, यानी सप्लाई चेन को। तो उस वक्त $92 फी बैरल कीमत हो चुकी थी, यानी अगर हम उसके हिसाब से कीमतें बढ़ाते, जो बार बार मेरा बयान भी चलाया, बाकी लोगों का भी, तो ओगरा ये कहता था, जो ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कि तकरीबन 110 रुपए का बोझ आएगा। हमने इन्हें ये कहा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पाबंद किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आपने कीमतें 55 रुपए बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपना 28 दिन का स्टॉक मेंटेन रखेंगे। यानी मींस दैट जैसे ही आप सप्लाई लोगों को देंगे, आप महंगी रेट के ऊपर स्टॉक ऑर्डर कर देंगे। आखिरी बात, उसके बाद यह भी इंश्योर किया गया, ये ऐसे नहीं है, ये उस हुकूमत से आप बात कर रहे हैं जिस हुकूमत ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कमर्शियल बैंकों से 55 अरब रुपए उनकी जबड़े से निकाला है, जो उन्होंने डॉलर में कमाया था जुआ करके। अगर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 55 रुपए के हिसाब से हम इसका ऑडिट कराएंगे, ये क्राइसिस खत्म हो जाए। अगर इन्होंने कमाया है तो इनके जबड़े से निकालकर गरीब आवाम को देंगे। इस मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, आपको अंदाजा नहीं है कि शहबाज साहब इस बात से इतना कंसर्न थे, उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर एक बंदा सुन ले, अगर एक बंदा, जिस तरह इन्होंने मसला ये है कि पैसा तो 55 रुपए अचानक जो बढ़ा दिया, जिसके पास तेल पड़ा हुआ था उसने प्रॉफिट तो कमाया है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, अलजबरा तो है नहीं है। नहीं, उन्होंने 30 रुपए का लिया और 55 का बेच रहे हैं, जो पहले वो 35 का बेच रहे थे। साहब जो फरमा रहे हैं, मैं टाइम की थोड़ी कमी है, जिस तरह इन्होंने आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकाले, इसी तरह ऑयल कंपनी से भी निकाले। हमने कहा उनके जबड़े से निकालेंगे, उनका पेट पुट्टी फाड़ेंगे। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल माफिया मेरे पीछे ना पा देना, मुझे जबड़े नहीं, अगर किसी की जेब में पैसे चला जाए याद आ रहे हैं ना। जी जी जी, वो शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं, शहबाज साहब ने उस बयान को वापस भी लिया और माजरत भी की। और बड़ा आदमी होता है, नहीं, बड़ा आदमी वो होता है अगर किसी तलखी में मैं आपको कोई बात कह बैठूं और कल मैं माजरत आपसे कर लूं, तो इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने एक ज़र्फ का मुजाहरा किया। मतलब ये कि इमरान खान साहब सच्चा था, उसने कहा नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। नहीं, अच्छा सुन ले, इसी में आखिरी बड़ी बात है, इसका मतलब है कि शेख रशीद की डकैती, परवेज इलाही डाकू, बाकी चीजें जो बानी तहरीक इंसाफ के, तो वो भी गलत कहता था, क्योंकि ये तो नहीं होता मीठा मीठा आप कड़वा मुझे कंप्लीट कर, आज वैसे मुलाकात भी नहीं हो सकी, उस पर भी बताइए। मैं बात करूंगा। देखिए, जंग एक बहाना है, पाकिस्तानी कौम निशाना है। ये इनको ये चाहते हैं कि हम इनकी चमड़ी उधेड़ दें
और ये जो अभी कह रहे हैं कि जी ऑयल कंपनीज, देखिए ओगरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो सिर्फ मुनाफे को देखती है। हुकूमत का काम होता है कि उससे अपने फैसले मनवाएं। उसका काम ये होता है कि जी अगर आप रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सारे इख्तियार आपके पास है, थोड़ा सा क्राइसिस आ जाए कि आप कहते हैं कि जी ऑयल मार्केट से गायब हो गया, क्यों? ये आपका काम नहीं, आपने ऑयल कंपनीज के ऊपर ये इंप्लीमेंट करा है, नंबर एक। नंबर सेकंड ये कि इस वक्त इन लोगों की जो प्रायोरिटीज है वो पाकिस्तानी कौम है ही नहीं। कौन सा जीत के आए हैं वोटों से? देखिए मैं डरूंगा ना अपने हल्के के लोगों से, क्योंकि मैंने वोट लिया है, मुझे पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया है। अगर मैं जाली तरीके से फॉर्म 47 से आऊंगा, मुझे क्या फिक्र होगी? मैं कहूंगी तुमने कौन सा मुझे जिताया भाई? मैं तो कागज से एक 10,000 वोट लिखे थे, अगले के 1,10,000 थे, उसके इससे एक सिफर काट के इधर एक डाल के 1,10,000 हो गए। जीत क्या? ये तो अब किसी अदालत में साबित होगा तो ये नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं अगर आप इजाजत देंगे। नहीं कंप्लीट कर लें अपनी बात। तो इसलिए इनको ज्यादा फिक्र, मेरा रिदम आपने सारा तोड़ दिया। अच्छा, नंबर एक। नंबर सेकंड ये कि इस वक्त सिर्फ वाहिद एक हुकूमत थी जिसने पहले दिन रिलीफ अनाउंस किया मोटरसाइकिल्स की उन लोगों के लिए, वो खैबर पख्तूनख्वा के 2,000 रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन आम मोटरसाइकिल वालों को देगी जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी बीवी 2 बच्चों को लेके बाजार लेके। देखिए ईद है, रमजान है, बहुत से इश्यूज है लोगों के। देखिए ये तो अशराफिया है, ये तो बड़े लोग हैं, ये तो सरमाएदार लोग हैं। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मैं खुद अपना तेल नहीं अफोर्ड कर पा रहा, मैं हल्फन आपको कह रहा हूं। हमारा ये हाल है आम नीचे मिडिल क्लास लोगों का, और जिनको ज्यादा शौक है ना कि गिनने का, पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी इक्तदार इसमें डाल दें। अगर ये 40-45 साल ना क्रॉस कर गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, ठीक है? नंबर एक। नंबर सेकंड ये कि ये कह रहे कि जी हमारे कर्जे इन्होंने वापस किए, घर को तबाह करके कर्जे तलो डबो के, एक घर है उसमें 1 रुपया कर्ज नहीं है, अगर मैं उसके ऊपर कर्ज चढ़ाऊं तो मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल। एक घर जिसमें 54,000 या 55,000 अरब रुपए के कर्जे छोड़ के गए थे, वो उन कर्जों को वापस करने के लिए और कर्जे लिए गए, और उन कर्जों के सूद को वापस करने के लिए और कर्जे लिए गए, और ये इल्जाम हमारे ऊपर। ऐसा कर आप गूगल करें, 2018 में हमारे आने से पहले अगर पाकिस्तान के ऊपर 5 या 60-70 हजार अरब रुपए का कर्ज इन्होंने ना चढ़ाया हो तो हम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब इन्होंने कर्जे लिए थे, पाकिस्तान को डबो दिया था कर्जों तले, तो उनको तो वापस करने के लिए जो IMF की शराइत थी वो तो हमारे लिए मजीद सख्त थी। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं हुज़ैफा साहब, आपकी नॉलेज के लिए भी, वाहिद हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे वापस किए। लेकिन इनकी प्रायोरिटी क्या है? इमरान खान साहब जेल में बीमार पड़ा है, उसकी आंख का मसला है, उसकी डॉक्टर की रसाई बंद कर दो, उसको इसकी फैमिली की रसाई बंद कर दो, उसके पॉलिटिकल जमात की रसाई बंद कर दो, उसको अस्पताल इसलिए ना लेके जाओ ताकि उसका इलाज ना हो सके। देखिए हमने तो इधर देखा था, नवाज शरीफ दिन दिहाड़े गया, प्लेटलेट्स गिर रहे थे, कभी बुखार चढ़ा हुआ था, कभी सर में दर्द था, कभी टांग में दर्द था। हमारी हुकूमत में हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया, इनकी डिमांड के ऊपर हमने नवाज शरीफ को लंदन भेजा। इधर डिमांड क्या है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि पेम से करीब पड़ता है अडयाला के, उधर लेके जाके वहां के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उनकी ट्रीटमेंट करें, उनका इलाज करें। बाकी इमरान खान साहब की रिहाई ना तो हमने किसी डील के नतीजे में करनी है, ना किसी के पांव पड़ना है, हम जाने, अवाम जाने और अदालत जाने। लेकिन सेहत का मामला है, बड़ा सेंसिटिव है, मैं इसलिए मैं आपके सवाल के बगैर इस तरफ चला गया, क्योंकि उनकी आंख का मसला है, उनकी आंख जाया हो सकती है, उनकी दूसरी आंख जाया हो सकती है, वो जेल में किस हाल में है हमें नहीं पता, क्योंकि हम में से कोई नहीं मिला, ना फैमिली मिली, ना वो कुलाह मिले, ना पॉलिटिकल जमात मिली है, कोई नहीं मिले, क्योंकि वो 25 करोड़ अवाम का महबूब लीडर है। पाकिस्तानी कौम ने 6 से 7 करोड़ वोट दिया उस लीडर को जो जेल में पड़ा है। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो नसरुल्लाह आपसे पूछेंगे, आज वफाकी वुज़रा की जानिब से आज़ादी राय के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की गई, कुछ रेड लाइंस का जिक्र किया गया, यह सहाफत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, आज वफाकी वजीर कानून जो है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आप तज्जिए तबसरे जरूर करें लेकिन कौमी मफाद को भी सामने रखें। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज़ादी राय के नाम पे आप प्रमोट करते हैं या जिनके ऊपर तबसरे करते हैं, उससे मुल्क को नुकसान हो सकता है। तो आप समझते हैं कि जो आज गुफ्तगू की गई उससे सहाफत के लिए भी कोई चैलेंज है, या फिर हुकूमत का जो मौकिफ है उसमें वजन है और वो बुनियादी तौर पर यही कह रहे हैं कि सहाफी भी थोड़ी एहतियात करें?
देखिए, पहली बात तो ये जो खटक साहब ने बात की कि इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात होनी चाहिए या फैमिली के लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत भी जिद और अना का मुजाहरा ना करे और इस बात को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर इमरान खान साहब की आंख कम खराब है या ज्यादा खराब है, अगर वो चाहते हैं कि शिफा हॉस्पिटल में आए, शिफा इंटरनेशनल में, तो उन्हें वहां पे लाने में, उनका इलाज कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। हुकूमत ये खामखा की जिद अगर बना के बैठी रहेगी तो मामला शायद फिर वो जो सियासत के अंदर कशीदगी है वो कम नहीं होती, तलखी कम नहीं होती है। दूसरी बात जिसका जिक्र आपने किया, देखिए हुकूमत जिस बात का इजहार करी इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। हर हुकूमत चाहती है कि उनके खिलाफ तनकीद कम से कम हो, कोई बर्दाश्त नहीं करता। ना इमरान खान साहब बर्दाश्त करते थे, ना आज कोई बर्दाश्त करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हमें कहीं ना कहीं जायजा जरूर लेना है। अब मैं कल की बात कहूँ, कल जनाब एक ट्वीट आया, उसमें कहा गया कि जनाब लाहौर में कोई बहुत बड़ी शख्सियत जख्मी हुई हैं जिनका नाम जो है वो से मीम से शुरू होता है। अब बताइए, पैनिक नहीं था और क्या था? लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हो गया। ये क्योस जो पैदा किया जाता है ये बाज़ को हमारी खबरों, तजियों, तबसरों से और हमारी ख्वाहिशात से पैदा होता है। इससे हमें बचना है। कोई भी किसी भी साइड पे लोग हों, देखिए जब किसी सोसाइटी के अंदर अगर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ना रहे तो सोसाइटी की बुनियादें हिल जाती हैं, उसकी इकानमी का नुकसान पहुंचता है, उसके इदारे तबाह बर्बाद होते हैं। हाँ, अलबत्ता हुकूमत कोई भी हो वो सब अच्छा की रिपोर्ट चाहती है, वो चाहती है कि उसके गुण गाए जाए, उसकी मुखालफत ना की जाए। हालांकि ये इस बात समझने वाली है कि अगर आज़ाद मीडिया होगा, आपके खिलाफ तनकीद होगी तो आप अपनी इस्लाह कर सकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि खुशामद का कल्चर है, सियासी जमातें, कोई सियासी जमातें नहीं है, डिक्टेटरशिप है, पार्टी के रहनुमा इस कदर ताकतवर होते हैं कि कोई किसी के सामने गुण नहीं गा सकता। यानी आप अंदाजा करें कि जनाब ये सलमान अकरम राजा साहब है ना, शायद खट्टर साहब के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, यही हमें बताया करते थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, नवाज शरीफ को पनामा केस में फंसाया गया है, नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान साहब ने, अदलिया ने, एस्टेब्लिशमेंट ने गठ जोड़ करके उनको निकाला है सियासत से। आज वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, किसी कमेटी के मेंबर नहीं है, सियासी कमेटी के, पूरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये जो हमारे यहाँ इस किस्म की सियासत है ना कि लीडर जो मर्जी फैसला कर दे बाकी लोगों को कबूल करना पड़ता है, ये है वो जमहूरियत की तरफ हम आगे मजबूती से इसलिए नहीं आगे बढ़ सके। रही बात मीडिया और जमहूरियत, ये तभी आगे बढ़ सकते हैं कि जमहूरियत में सियासतदान अपने अंदर जमहूरियत लेकर आए, मीडिया अपनी आज़ादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर चले। तो ना मीडिया पे इतनी कतगन लगाना आसान होगा, ना मीडिया की आज़ादी दबाना आसान होगा। ये देखें जो रास्ते हम दरमियान में से छोड़ देते हैं ना, कि जिस तरीके से हम तबसरे करते हैं बगैर मलिक साहब, थोड़ी सी वक्त की कमी है, ठीक है, मेरे पास 2 मिनट है, मैंने एक मिनट में आप दोनों ने अपना जो है ना जवाब रैप अप करना है। वैसे सलमान अकरम राजा साहब का मौकिफ ये है कि जो मेरा नुक्ता नजर उस वक्त था आज भी वही है, लेकिन अगर किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है तो वो मियां साहब का है। मैं तो उस वक्त भी वोट की इज्जत मांगता था और कहता था कि मियां साहब के साथ ज्यादती हो रही है, और अब मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती के जब जिक्र करें तो मुलाकात क्यों नहीं करवाते? आज फिर नहीं करवाई गई, रमजान के महीने में भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। 1 मिनट है मेरे पास। जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। अर्ज ये है कि इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की सेहत की बात की, अल्लाह ताला हर किसी को लंबी ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती दे। लेकिन मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे ज़हर उम्र के जिस हिस्से में कोई नई बीमारी उन्हें हो जाए, ज़रा एज फैक्टर बड़ा अहम होता है, लेकिन आँख हम उनकी ज़ाया नहीं होने देते और उनकी बिनाई इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार रहेगी और बेहतरीन इलाज उन्हें पहले भी दिया है और आगे भी जो उनका तकाजा होगा उसके मुताबिक करेंगे। बात ये मुलाकातों के हवाले से, तो मैंने तो एक फिल्म स्टांस आपके सामने रखा था, बाद में फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी उस स्टांस को आगे कंटिन्यू किया कि बेसिकली एक शख्स जो सजा याफ्ता कैदी है, पाकिस्तान के कानून के तहत वो शख्स सियासत नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ की अपनी रिट पिटीशन थी, साकिब निसार ने उस रिट पिटीशन का दायराकार बड़ा किया, वसी किया, थी नवाज शरीफ के खिलाफ कि नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर साइन कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। उसने कहा नहीं, मैं इसका वसी करके उसके पैरा नंबर 51 में लिखा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने वकला से मुलाकातें करनी है और मुतनाज़ बयान जारी करने हैं, आपने बहनों से मुलाकात फैमिली कोटे में करनी है और बहनों ने बाहर आकर एक इतना ही मुतनाज़ ट्वीट कराना है। आज आप हमें इंश्योर कर दें कि फैमिली, जिस तरह बुशरा बीबी की फैमिली तो मुलाकात करती है, बाहर आके कोई बात भी नहीं करती। पिछली दफा तो उनकी भी नहीं करवाई गई, इस दफा भी शायद नहीं करवाई। देखिए कोई ऐसा हो जाता है कि जेल पे लोड होता है, प्रेशर होता है, जरा कैदियों की रोटेशन चल रही होती है, बहुत सारी नहीं मुलाकातें एक दिन में अरेंज करना मुश्किल होता है। तो अर्ज ये है कि अगर ये सिर्फ फैमिली की मुलाकात को फैमिली तक रखें तो मुलाकात कराने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये सियासत करेंगे तो फिर सियासत करेंगे तो मुलाकात तो नहीं होगी। पहली बात ये कि अगर नवाज शरीफ बीमार हो
तो उसका इलाज मैं कराऊं तो मेरे ख्याल में फिर हुज़ैफा साहब जो हैं वो बड़े मुतमईन होंगे। देखिए, इमरान खान साहब की हेल्थ के मामले में सेटिस्फेक्शन होती है फैमिली की। वो हमारे पॉलिटिकल जमात के सरबराह हैं, हमारे लीडर हैं। पॉलिटिकल मामलात में हमारे पास इख्तियार होता है कि हम अच्छा करें बुरा करें, जो भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इमरान खान साहब। लेकिन सेहत का मामला जो है ये सेंसिटिव है, इसको मजाक ना बनाए। और देखिए, ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल को ये मैं उधर बैठा होंगे, ये इधर बैठे होंगे, फिर मैं कहूंगा कि जी हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं, और जी हम उसको नहारिया खिला रहे हैं और हम उसको मुख खिला रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत का मामला है। अस्पताल कोई लंदन में नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के डॉक्टर से काम करें। मसले का हल मैं आपको दे रहा हूं। आपने गैर सियासी लोग क्यों आगे किए? मैं पार्लियामेंट लीडर अपनी पार्टी के आगे हूं। इनकी करवा दें मुलाकात। इन्हें इनकी जमात तैयार तो दें। ये डॉक्टर हम नाम मालकों के नौकरों के चाकर यानी जमात ने अपना अख्तियार चकजी साहब को आगे किसी को फॉरवर्ड कर दिया। भाई अपने पार्लियामेंट लीडर को दे अख्तियार। इसके ऊपर डॉक्टर की करवा दें मुलाकात। डॉक्टर जो हम देंगे, डॉक्टर फैसल और आसिम, दो ये वो जेल जाएंगे अगर जरूरत हो। हमने तो कजन को भी बोर्ड में रख रहे थे एंड पे। देखिए, अलीमा खान पीछे हट गई। नहीं है कजन, नहीं कह रहा मैं, उससे पहले अलीमा खान साहिबा ने नाम दिया। वक्त की कमी है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सोशल मीडिया पर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।